साथियों, लोन डिफ़ॉल्ट के सेशन में आज का वीडियो मेरा कुछ अलग है। थंबनेल में आप देख चुके होंगे, जाके पैर न फटी बिवाई, सो क्या जाने पीर पर आई। यानी कि जो दर्द किसी इंसान के ऊपर पड़ा ही नहीं, उसका दर्द वो समझ ही नहीं सकता है। हम कुछ अच्छी स्वस्थ कॉल रिकॉर्डिंग जिसमें गलत भाषा का प्रयोग न किया हो, अपशब्द न हो, ऐसे ऑडियो रिकॉर्डिंग या ऐसे वीडियो रिकॉर्डिंग हम हमारे चैनल, यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज, जो दोनों ही एडवोकेट नरेंद्र जोशी एंड एसोसिएट के नाम पर है, उस पर पोस्ट करते हैं। अक्सर हम देखते हैं कुछ लोग अपनी प्रतिक्रियाएं उन पर व्यक्त करते हैं। बोलते बोलते या कमेंट्स करते करते वो लोग अपने शब्दों की मर्यादाएं खो देते हैं। उनके पास शब्द थे, शब्द होते हैं। अगर वो चाहे, किसी चीज का विरोध करना चाहे तो अच्छे तरीके से कर सकते हैं, लेकिन उनका जो विरोध दिखता है, वह विरोध देखकर यही लगता है कि वह रिकवरी एजेंट मात्र है, या फिर वो समाज के वो लोग हैं जिन्हें की जनमानस की पीड़ा और तकलीफ दिखाई ही नहीं देती है। जब एक व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति जागृत होकर अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर किसी रिकवरी एजेंट से बात करता है, उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करता है, और कोई व्यक्ति यदि हद से ज्यादा पार होकर आगे बढ़ना चाहे, तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति उस सामने वाले व्यक्ति को अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर उसकी हद दिखाता है, उसकी सीमा दिखाता है। वहां पर कुछ युद्धवीर सोशल मीडिया के अंदर पोस्ट लिखते हैं कि अगर तुम्हारी औकात नहीं थी तो तुमने लिया क्यों, जब तुम भर नहीं सकते हो तो तुमने लिया क्यों। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, और न जाने कैसी कैसी बात लिखते हैं। मैं उन लोगों को एक संदेश देना चाहता हूं कि यदि आप किसी पर टिप्पणी करना जानते हैं तो अपनी प्रोफाइल को लॉक मत रखा कीजिए। अपनी प्रोफाइल को लॉक या तो वीवीआईपी लोग रखते हैं, या फिर चोर ठगोरे। तो आप दो लोगों की कैटेगरी में आ रहे हो, वीवीआईपी और ठगोरे। तो वीवीआईपी को इतना वक्त ही नहीं होता है कि वह दूसरे लोगों की पोस्ट पर जाए। तो जाहिर सी बात है कि आप अपनी सोशल मीडिया आईडी से आप प्रतिक्रिया तो व्यक्त कर देते हैं, लेकिन अपनी प्रोफाइल को लॉक रखते हैं। तो आप चोर और ठगोरे की श्रेणी में आते हैं। मर्द बनना सीखें और मर्द बनकर लिखना सीखें। हो सकता है आप मुंह में चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए हो सकता है आपका जब जन्म हुआ हो तब आपके माता पिता वीवीआईपी हो, इसीलिए आपको लोगों की पीड़ा और तकलीफ दिखाई नहीं देती है। अरे कभी आप किसी से लोन पे पैसा लीजिए और आप विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों से यदि आप नहीं भर पाए तो सोचा है क्या होता है? इंसान घुट घुट कर मरता है। वो जानता है कि यदि मैंने लोन लिया है और मैं इस लोन की ईएमआई का भुगतान नहीं करता हूं तो मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाइयां की जाएगी, मेरे घर रिकवरी एजेंट की विजिट होगी, मुझे उनको फेस करना पड़ेगा।
मुझे उनसे बात करनी पड़ेगी, मुझे नाना प्रकार की प्रताड़नाएं दी जाएगी, मेंटली हरेसमेंट किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि यदि मैंने लोन लिया है तो यह मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं लोन चुकाऊं। मुझे यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि एनसीआरबी के आंकड़ों में यह चीज स्पष्ट है कि देश में कितने व्यक्ति आत्महत्या सिर्फ कर्ज के तले दबकर रिकवरी एजेंट की प्रताड़नाओं से कर लेते हैं। उन्हीं रिकवरी एजेंट के साथ ही अब ये फेक आर्बिट्रेटर भी पैदा हो गए हैं। भारत की न्याय व्यवस्था पे तो उनको पूरा भरोसा है कि हमें वक्त मिलेगा, हमें कोई जेल की दीवारों के पीछे ठूस नहीं दिया जाएगा। लेकिन ये कमबख्त रिकवरी एजेंट जो आरबीआई की गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते हैं, जो अपने डोले शोले दिखाने में बिलीव करते हैं, अगर उन व्यक्तियों का कोई नियंत्रण कर सकता है तो मात्र वही व्यक्ति कर सकता है जिसके ज्ञान के चक्षु खुले हुए हैं, जिसके नेत्र में ज्ञान की ज्योति है, जिसके मस्तिष्क में अपने अधिकारों का आभास है। उसके लिए व्यक्ति का 6 फुट लंबा होना या हष्टपुष्ट होना जरूरी नहीं है। मुझे आपत्ति है उन तमाम लोगों से जो किसी के दर्द और किसी की तकलीफ को नहीं समझ सकते। इस दुनिया में लोन डिफॉल्ट करना, एक लोन डिफॉल्टर होना, उनकी आत्मा से पूछिए कि क्या तकलीफ होती है, कितना डर और खौफ का माहौल पैदा होता है जब जिस कलकत्ता कोर्ट का समन आ जाता है, जिस कलकत्ता शहर की स्पेलिंग लिखने नहीं आती है। आर्बिट्रेटर के बार बार मेल आते हैं, टेक्स्ट मैसेज में लिंक आते हैं, व्हाट्सएप पे फर्जी मैसेज आते हैं कि 45 मिनट में पुलिस तुमको गिरफ्तार कर लेगी। लाल कलर के फर्जी नोटिस भेजे जाते हैं, ऐसे भेजे जाते हैं जैसे कि डेथ वारंट भेजा गया है लोन डिफॉल्टर का, और तुमको कमेंट्स करनी है हमारी फेसबुक पर। अरे ये लोग तो वो है जो लड़ना जानते हैं, गिर भी गए ना तो उठना जानते हैं, अपने सामर्थ्य और अपने शक्ति पर लड़ना जानते हैं। शर्म आनी चाहिए तुम बेशर्मों को जो थोती और छिछोरी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करते हो, कमेंट्स व्यक्त करते हो। वैसे तो एक बात बता दूं, खुले रूप से बताता हूं कि जिन लोगों को शब्दों की मर्यादाएं नहीं है उनको तो हम सीधे आउट करते, आउट, डायरेक्ट ब्लॉक, ताकि दूसरी बार हमारे चैनल पे आके गंदगी नहीं फैलाए। हमारा चैनल उन्हीं लोगों के लिए जो सिस्टम से हारे हुए, जो किन्हीं विषम परिस्थितियों के मारे हुए, जो लोन डिफॉल्ट के दलदल में बुरी तरह धंस चुके हैं। आत्महत्या के अतिरिक्त उन्हें कोई दूसरा विकल्प नजर ही नहीं आता है। ऐसे लोगों के लिए संजीवनी बूटी बनाए एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल। और ये मालूम है हम ये रिकॉर्डिंग क्यों डालते हैं? इन रिकॉर्डिंग डालने के पीछे केवल और केवल एक मकसद होता है कि किस तरह आप साफ, स्वस्थ और स्वच्छ तरीके से बातचीत करके आप अपनी डील कर सकते हो, रिकवरी एजेंट को कैसे मैनेज कर सकते हो, आपके क्या अधिकार है। और वैसे तो मैं कहता हूं यदि कोई लोन डिफॉल्टर साथी एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल को पूरा विजिट कर ले, किसी लीगल एक्सपर्ट के राय की जरूरत उसे नहीं है। साथियों, यूं ही इंसान लोन डिफॉल्ट नहीं हो जाता है। अरे लोन डिफॉल्ट करने वाले के पास्ट पे जाके देखो कभी कि उसने कितनी ईएमआई का भुगतान शिद्दत से किया है। वह कभी लोन डिफॉल्टर नहीं बनना चाहता था, और इसी लोन डिफॉल्टर नहीं बनने की चाहत में लोन की ईएमआई भरने के लिए, आउटस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए, क्रेडिट कार्ड की ड्यूज को पूरा करने के लिए वह लोन के रसातल में डूबता चला गया। आपको पता है कि जब कोई व्यक्ति लोन डिफॉल्ट करता है ना, और मल्टीपल लोन का डिफॉल्ट का शिकार हो जाता है, तो उसके सामने कितनी कितनी विषम परिस्थितियां आती है, किन किन हालातों से उसको जूझना पड़ता है।
एक लोन डिफॉल्ट करने वाला व्यक्ति घुट घुट कर अपना जीवन जीता है। अपनी मां को, अपने पिता को, अपने पत्नी को, अपने बच्चों को नहीं बताना चाहता है। क्यों? उसके माता पिता, पत्नी, बच्चे तो पूछेंगे तुमने इतना किया क्या? तुमने घर बनाया, चलो 10-12 लाख का खर्चा हुआ। तुमने दुकान नहीं चली, चलिए 5 लाख का कर्जा हुआ। 2-3 लोग और पढ़ लेते हैं, 20 लाख हो गया। पर तुम्हारे ऊपर 60 लाख का कर्जा कौन हो गया? कैसे हो गया? तब वही पुरानी बातें याद आती है कि ब्याज के घोड़े रात को भी दौड़ते हैं। विषम परिस्थिति और आर्थिक हालात के चलते जो व्यक्ति लोन नहीं भर पाता है ना, और अपने सिविल को मेंटेन करना चाहता है, अपने परिवार से डरता है, परिवार जिनका साथ नहीं देता है, रिकवरी एजेंट के डर से, कानूनी कार्रवाइयों के डर से, समाज में लोग क्या कहेंगे इस डर से, 4 लोन की ईएमआई भरने के लिए 5वां लोन लेता है बंदा, और 5वें लोन की ईएमआई भरने के लिए 6ठा लोन लेता है। थोड़े टाइम तो क्रेडिट कार्ड का रोटेशन करता है, सिर्फ और सिर्फ इसी मकसद से कि कल मेरा दिन अच्छा होगा तो मैं कुछ नया करूंगा। और यदि कल अच्छा होगा तो होगा ना। अगर ऐसा होता तो हमारे व्यापारी अपनी दुकानों पर आज नगद कल उधार का स्टिकर नहीं लगाते, क्योंकि वो स्टिकर हमेशा आज नगद कल उधार ही रहेगा, कल कभी आता ही नहीं है। इसलिए साथियों, मैं उन तमाम साथियों को संदेश देना चाहता हूं, किसी विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों से जो लोन का भुगतान नहीं कर पाए, डरने की जरूरत नहीं है, किन्हीं रिकवरी एजेंट से डरने की जरूरत नहीं है। अपने मन में कोई खौफ पैदा करने की जरूरत नहीं है। किसी का मर्डर नहीं किया है आपने, कोई चोरी नहीं की है, न डकैती डाली है। भारत सरकार कर्जे में है। हम जिस स्टेट के है ना, ऐसा स्टेट बता दो जिस स्टेट पे कर्जा नहीं हो। अरे जब सरकार पे कर्जा है तो हम तो एक आम इंसान है, और होगी, हालात बुरे हो गए, परिस्थितियां बुरी हो गई, नहीं भर पाए, इसका मतलब ये नहीं है कि खुद को गुनहगार समझने लग जाए। हमारा आज बुरा है लेकिन हमारा कल अच्छा होगा। तो साथियों, कॉल रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग डालने का मकसद सिर्फ एक होता है कि प्रत्येक व्यक्ति ये जाने कि उनके भी कोई लीगल राइट्स है। कंपनी का लोन डिफॉल्ट कर दिया, इसका मतलब यह कतई नहीं है कि आपने क्राइम कर दिया। आपके अपने मौलिक अधिकार सुरक्षित है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक ने कई बार स्पष्ट किया है कि लोन डिफॉल्ट होना एक सिविल डिफॉल्ट है, कोई क्राइम नहीं है कि उसको आप क्राइम में कंसीडर करेंगे। विलफुल डिफॉल्टर घोषित करना भी इतनी आरामदायक चीज नहीं है। तो साथियों, ये जो कुछ नाकारा प्रवृत्ति के लोग हैं ना, जिन्होंने जीवन में अपने मुंह में चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए, जिनको मालूम ही नहीं होता है दर्द क्या है, उन्हें क्या पता कि एक लोन डिफॉल्टर की तकलीफ क्या है, अंदर ही अंदर वो कितना घुट रहा है। जब कोई व्यक्ति हमें फोन करता है ना, तो खुला कहता है, सर मैं लोन तो भरना चाहता हूं, मैं 6 महीने बाद कुछ भी करके लोन भर दूंगा, बस किसी तरह मुझे 6-8 महीने की मोहलत मिल जाए। कोई प्रायर नोटिस आपको लोन मोरेटोरियम दे या नहीं दे, कोई प्रायर नोटिस आपको लोन रिस्ट्रक्चर का बेनिफिट दे या नहीं दे, लेकिन एक वैलिड प्रायर नोटिस आपको तमाम संकटों से मुक्ति दिलाता है। एक इंटीमेशन लेटर का अच्छे तरीके से जो इस्तेमाल करना जानता है ना, वो रिकवरी एजेंट को तिगनी का नाच नचा सकता है। रिकवरी एजेंट की भूमिका क्या है? वह केवल एक दूत है, एक संदेश वाहक है कि भाई
तुम्हारी ईएमआई बाउंस हो चुकी है, इसको भर दीजिए। उससे अतिरिक्त कोई रिकवरी एजेंट दुर्व्यवहार नहीं कर सकता है। लेकिन हमारी गलतियां ये होती है कि जब भी कोई रिकवरी एजेंट आता है ना, तो हम उससे वीडियो रिकॉर्डिंग पे बात नहीं करते। मैं तो कह रहा हूं कि कोई भी रिकवरी एजेंट यदि आपके पास आता है, आपके घर आता है, तो आपका पहला सवाल होना चाहिए कि क्या मेरे यहां आने से पहले तुमने मुझे प्रायर इंटीमेशन दिया? क्या तुमने मुझे मेल किया? नहीं, तो तुम आ कैसे गए? दूसरा सवाल यह होना चाहिए कि तुम आए हो तो क्या मेरे नाम का होम विजिट लेटर लेके आए हो? क्या तुम्हारे पास डीआरए लाइसेंस है तो दिखाओ। कोई मोबाइल में नहीं देखने, हार्ड कॉपी दिखाओ। सिंपल सी बात। वो कहेगा पैसे भरने का क्या कर रहे हो ये बताओ। ये बात मैं बाद में करूंगा, पहले मैं ये तो जान लूं कि जिस व्यक्ति से मैं बात करना चाहता हूं वह बात करने योग्य भी है या नहीं। सामने वाले को दुर्योधन बनने का अवसर मत दो कि वो बोलता रहेगा और पितामह भीष्म और कुरुश्रेष्ठ धृतराष्ट्र सुनते रहे। बिल्कुल भी नहीं, मौका देना ही नहीं है सामने वाले को। नहीं है डॉक्यूमेंट, निकलो। ज्यादा करे इंटीमेशन लेटर साइन करो, और बात जो भी करोगे ना, कॉल रिकॉर्डिंग पे करोगे ना, तो ही मजा आएगा। पूछिए आप उनको, आपका नाम बताइए वीडियो रिकॉर्डिंग पे। आप डायरेक्टली किसी भी रिकवरी एजेंट से बात करने के लिए अपना फोन स्टार्ट कीजिए और शुरू हो जाइए। हाँ तो सर आपका नाम बताइए, कौन सी एनबीएफसी या बैंक से आए, मेरे लोन अकाउंट नंबर के पीछे 4 डिजिट बताइए। अब बताइए कि आपकी कंपनी ने मुझे कोई मेल डाला मेरे यहाँ आने से पहले? नहीं डाला। चलिए माफ करते हैं आपकी गलती। अब अपना होम विजिट लेटर दिखाइए। क्या होम विजिट लेटर नहीं है? चलिए अपना डीआरए लाइसेंस दिखाइए। वो भी नहीं है तो मैं कैसे मान लूं आप ऑथराइज हो? सॉरी, मैं आपसे बात नहीं कर सकता। ज्यादा करे हाथ में इंटीमेशन लेटर पकड़ाओ और कहो कि 2 कॉपी दे रहा हूं, 1 कॉपी साइन करके अपनी डिटेल देके डिटेल भर के मुझे वापस दो, 1 कॉपी ले जाके जमा करा देना। भागते नजर आते हैं। और ये कुछ रिकवरी एजेंट है ना, नोटिस लेके आते हैं, कहते हैं नोटिस साइन करो। रिकवरी एजेंट को कोई नोटिस साइन कराने का अधिकार आपको नहीं है, और ना ही आपकी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन वो आपसे मांग सकते हैं। आप सरकारी आदमी हो भाई, लोन क्यों नहीं भर रहे हो? नहीं भर रहा हो, बात खत्म। आप दिन मत दिया करो, पैसा नहीं है बोल दो अभी 4 महीने नहीं होगा, जो करना है लीगल प्रोसेस करो। नहीं है पैसा मेरे पास, खुल के बोल दो। तनाव लेने की कतई सिंगल 1% आवश्यकता नहीं है आपको, ये मान के चलिए। साथियों, सेक्शन 25 के 316, 318 के बहुत सारे फर्जी केस हो रहे हैं। सावधान रहिएगा, क्योंकि मैं YouTube मेंबरशिप पे इन 2 से 3 दिनों के अंदर एक वीडियो पोस्ट करने वाला हूं जो आपके इन सारे केसों का निस्तारण कर देगा और आपको आपके हक की लड़ाई लड़ना बताएगा। एक बार और कहूंगा, विशेष रूप से ध्यान रखिए, जब भी किसी रिकवरी एजेंट का फोन आए ना, कॉल रिकॉर्डिंग मोड पे रखिए। शांति भाव से, स्वच्छता से, अच्छे शब्दों के इस्तेमाल से फोन पे बात कीजिए। और कोई घर विजिट करे ना तो डायरेक्ट वीडियो रिकॉर्डिंग करो, कुछ और सोचना ही नहीं है। मैं तो ये कहूंगा कि यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट भी कर लिया ना, तो आपके 70% तनाव तो वैसे ही निपट गए। कोई कॉल बुक करने की आवश्यकता नहीं है, कोई मेंबरशिप की आवश्यकता नहीं है। फिर भी यदि आपको लगता है कि नहीं हमें बात करनी है, तो आप जुड़ सकते हैं। और तमाम उन साथियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं
जो इतने मोहब्बत भरे कमेंट करते हैं, जिनका जवाब दे पाने की क्षमता भी हमारे अंदर नहीं है कि इतनी बेपनाह मोहब्बत का जवाब कैसे दिया जाए। आप सभी साथियों को मैं एक ही बात कहूंगा कि हम जो जितने भी लोग जुड़े हैं ना, 25 दिसंबर 2025 से पहले इन तमाम लोन के संकटों से बाहर निकल जाएंगे। बस जैसी सलाह दे वैसा करते जाए, कोई तकलीफ आपको नहीं आएगी। इसी के साथ अपनी बात को यही समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय नेपाल।